क्या आप भी हर वक्त पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते हैं? अगर सोचते भी है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आजकल तो हर कोई पैसा कमाने के बारे में सोचता है। शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई होगा जो खूब सारा पैसा नहीं कमाना चाहता। पैसा कमाने के प्रोसेस को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप समझ पाएंगे कि किसी नौकरी या बिजनेस के भरोसे बैठकर आप बहुत ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। या फिर अगर हम किसी नौकरी या किसी व्यवसाय के भरोसे बैठे रहे तो आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए राइटर ने द इन्वेस्टमेंट आंसर नाम की किताब को लिखा है, जिसकी समरी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। अपनी किताब में लेखक ने इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बहुत सारी अहम जानकारियां दी है। हम आपको आज द इन्वेस्टमेंट आंसर की ऑडियो बुक समरी के जरिए धन को कमाने और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताएंगे। किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन से सवाल पूछने चाहिए और उसका सही आंसर क्या होता है, इन सब के बारे में जानने में आपको इस बुक समरी से भरपूर मदद मिलने वाली है। अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप पूरी जिंदगी पैसा कमाते कमाते मर जाएंगे। ये लाइन आज से बहुत साल पहले दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कही थी, जिनकी गिनती आज भी दुनिया के चुनिंदा अमीर लोगों में होती है। पैसा ही पैसे को खींचता है। इस लाइन को भी आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा। आखिर ये सभी लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि हर कामयाब इंसान पैसे से पैसे बनाने की बात क्यों करता है। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो पाएंगे कि वो किसी फील्ड में बेस्ट है और उस फील्ड से काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मगर इसके बाद भी वो अपने हर इंटरव्यू में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। अपनी इस किताब में लेखक भी पैसे से पैसा बनाने के बारे में बताते हैं। पैसे कमाने से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब राइटर ने अपनी इस किताब में बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि अगर आप अपने पैसों को कहीं रख देंगे तो वक्त के साथ महंगाई बढ़ जाएगी और उस पैसों की कीमत कम हो जाएगी। बात करें अगर बैंक के एफडी की, तो आपको ये हिसाब लगाना होगा कि बैंक जितने टाइम में जितना रिटर्न दे रहा है, क्या उतने टाइम में महंगाई भी उतने प्रतिशत ही बढ़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बैंक आपको 10 साल में 10% रिटर्न दे रहा है तो क्या 10 साल में महंगाई 10% ही बढ़ी है? अगर ऐसा नहीं है और महंगाई 10 साल में 20% बढ़ चुकी है तो फिर बैंक के रिटर्न के साथ मिला हुआ पैसा भी उस समय आपके किसी काम का नहीं होगा। इसको और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके दादा या परदादा अपनी तिजोरी में आपके लिए 1 लाख रुपए छोड़कर जाते हैं तो उनके लिए उस 1 लाख की कीमत बहुत थी, मगर आज आपके लिए उस 1 लाख की कीमत बहुत ही कम है। इसलिए राइटर इस किताब की मदद से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आपको ये समझा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करिए, ताकि आज अगर आप थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए या आप ही के लिए उस पैसों की एक बड़ी वैल्यू होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की इस जर्नी को। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे प्रियंका। डू इट योरसेल्फ। दोस्तों, इन्वेस्ट करने से जुड़े कुछ सवालों के जवाब की चर्चा से पहले आप इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे पैसों की कीमत घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 रुपए का कोई सामान आप खरीदते हैं और 2 साल बाद महंगाई बढ़ जाती है और उस सामान की कीमत 200 हो जाती है तो आपके पॉकेट में रखे उस 100 रुपए की कीमत घट गई है। और इस समय भी अगर आप 100 रुपए के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे तो आप समय से पीछे चल रहे हैं। आने वाले समय में आप और गरीब हो जाएंगे और अंत में आपको ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने हिसाब से पैसा बचाएंगे, लेकिन महंगाई के साथ अगर आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है तो आपको तकलीफ होगी और पैसों से जुड़ी ये तकलीफ आपको काफी परेशान कर सकती है। इसलिए पैसे से पैसा बनाना जरूरी है। राइटर इसी बात को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे को ऐसी जगह पर रखिए जहां महंगाई के साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ती जाए। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो भी कम से कम ऐसी जगह पर अपने पैसे को रखिए जो महंगाई के साथ साथ पैसों की कीमत को बरकरार तो रखे।
अगर आज आप 100 रुपए बचा कर रख रहे हैं तो 10 साल बाद भी 100 रुपए तो कम से कम होने ही चाहिए। अगर आप बैंक में या घर की तिजोरी में पैसे रखेंगे तो आज जिस पैसों की कीमत 100 है, आने वाले समय में उसकी कीमत महंगाई की वजह से 50 या 20 हो जाएगी। राइटर इसका पहला सोल्यूशन डू इट योरसेल्फ बताते हैं। इसमें राइटर बताते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की आदत बनानी चाहिए। इतना सुनने के बाद ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में घुस जाएंगे और शेयर खरीदने बैठ जाएंगे। राइटर बताते हैं कि ऐसा मत करो। जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा सिर्फ शेयर बाजार में ही इन्वेस्ट करें। यह बात सच है कि शेयर बाजार बहुत अच्छा तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का और इन्वेस्ट करके थोड़ा सा पैसा कमाने का। अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले इतना समझ लो कि स्टॉक मार्केट आपके थोड़े से पैसों को थोड़ा ज्यादा करने के लिए है। स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है जहां आप अपना पैसा लेकर जाओगे और आपका पैसा दुगना हो जाएगा और आप झट से अमीर हो जाओगे। स्टॉक मार्केट बिजनेस और नौकरी करने वाले लोगों के लिए है। आपके कमाए हुए कुछ पैसों को बैंक में रखने की जगह अगर स्टॉक मार्केट में रखा जाए तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। राइटर कुछ चार्ट और ग्राफ के जरिए आपको दिखाते हैं कि जो बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। अगर एनुअल रिटर्न के हिसाब से देखें तो एक बिगिनर अपने पैसे पर 3% एनुअल रिटर्न कमाता है और इन्फ्लेशन 2.8% का है। अब राइटर के हिसाब से आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता भी है, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग आते हैं और वो बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग नुकसान में भी चले जाते हैं। इसका कारण उनके थॉट प्रोसेस में छुपा हुआ है। होता यह है कि जब कोई न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर शुरू में कोई आदमी थोड़ा भी रिसर्च करता है और उसे किसी कंपनी के बारे में 5 बातें पता चल जाती है तो उसे लगने लगता है कि उसने अच्छी खासी रिसर्च कर ली है और उसे इतना ज्यादा जानकारी हासिल हो गई है कि जितनी आज तक किसी और को ना हुई हो। किसी भी नए इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि आपके शहर में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके इन्वेस्ट करने वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या फिर कोई और फील्ड। इस फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज का काम ही है 3 से 4 घंटे तक कंपनी और मार्केट को देखना। हर कोई इतना तो समझता ही है कि अगर आप किसी ऐसे कंपनी के स्टॉक को खोज लेते हैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकती है और इस वक्त उस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम है, तो आपको उस तरह के स्टॉक से बहुत अच्छा फायदा होगा। मगर आपको समझना होगा कि इस तरह के स्टॉक को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है और उनका रोज का 8 घंटे का काम स्टॉक ढूंढना ही है। इसी तरह के लोग स्टॉक को ढूंढते हैं और उसका प्रचार प्रसार हर जगह फैला देते हैं, जिस वजह से अच्छे स्टॉक की कीमत बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इतना समझ लीजिए कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। आप इसे नहीं ढूंढ सकते। आपको केवल कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए ताकि आप समझ सके कि अगर कोई स्टॉक इन पैरामीटर्स को टच करता है तो वो अच्छा स्टॉक है, नहीं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अब हम कुछ रिस्क के बारे में जानेंगे। लेखक अपनी किताब द इन्वेस्टमेंट आंसर में बताते हैं कि रिस्क बहुत तरह के होते हैं। उन सारे रिस्क को हम समझने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे अट्रैक्शन टू राइज प्राइस रिस्क के बारे में। ये रिस्क का पहला टाइप है। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर शेयर बाजार ऊपर जा रहा है तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय हर किसी को शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इस बात को चीख चीख कर बताया है कि अगर शेयर बाजार ऊपर जा रहा हो तो बहुत सावधानी से डट कर फैसला करें, और जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा हो तो लालची बनकर जितना स्टॉक खरीद सकते हैं उतना खरीदना चाहिए। आप इस पूरी मेंटालिटी को एक कॉमन सेंस में समझ सकते हैं कि जब शेयर बाजार में किसी कंपनी का दाम बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, और अगर ऐसा है तो एक समय के बाद लोग इस प्रोडक्ट को छोड़कर किसी और प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे।
एग्जाम्पल से अगर समझाएंगे तो अगर टाटा टी के स्टॉक का दाम तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और वक्त के साथ इसके प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा। भले ही ये धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक समय आएगा जब दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा और लोग टाटा टी को छोड़कर ताजा कंपनी की चाय पीने लग जाएंगे। बस इतनी सी बात तो आपको समझनी है कि अगर किसी स्टॉक का दाम ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा होगा, मगर यह समय उस स्टॉक को खरीदने का नहीं है, बल्कि उस स्टॉक को बेचकर फायदा कमाने का है। इसके लिए जरूरी है कि आप स्टॉक को तब खरीदें जब उसका दाम बहुत कम हो। चलिए बात करते हैं दूसरे रिस्क, हर्ड मेंटालिटी के बारे में। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग भेड़ चाल की तरह काम करते हैं। अगर मार्केट में ऐसा कुछ प्रचार प्रसार शुरू हो जाए कि लोगों को अपना स्टॉक बेच देना चाहिए, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में सोचेंगे। ज्यादातर लोग बिना कुछ सोचे समझे बस अपना स्टॉक बेच देंगे क्योंकि किसी न्यूज या यूट्यूब चैनल में बेचने की बात कही गई है। राइटर बताते हैं कि केवल स्टॉक मार्केट ही नहीं, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको किसी की भी बात को सुनने से पहले खुद रिसर्च करके पता लगाना है। जब तक आप किसी चीज को खुद से रिसर्च करके पता ना लगाए, तब तक उस पर भरोसा ना करें, चाहे वो फायदे की बात हो या नुकसान की। तीसरा रिस्क है फियर ऑफ रिग्रेट का। बहुत सारे लोग शेयर बाजार में इसलिए पैसा नहीं लगाते हैं या इसलिए सही समय पर शेयर को नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर पछतावे का, यानी उन्हें डर होता है कि वो कहीं कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिसके लिए उन्हें पछताना पड़ जाए। बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि अगर वो पैसा लगा देंगे और उसके बाद कहीं जरूरत पड़ गई या फिर नुकसान हो गया तो उन्हें बहुत पछतावा होगा। राइटर इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम वो है जब आपको अपने बचे हुए पैसों को ज्यादा करने का मन करे। शेयर बाजार में पैसा लगाने या किसी स्टॉक को खरीदने का सबसे अच्छा समय वो है जब आपके पास पैसा हो, और किसी भी स्टॉक को बेचने का सबसे सही समय वो है जब आपको पैसों की जरूरत हो। अगर इन सभी मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मगर इसके बाद राइटर अपनी किताब इन्वेस्टमेंट आंसर में बताते हैं कि आप तब खुद से इन्वेस्ट करिए जब आप अपने करियर में सिक्योर हो चुके हो। अगर आपके करियर में आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता है तो इन्वेस्टमेंट अपने करियर पर करिए और वहां आगे बढ़ने का ट्राई करिए ताकि आने वाले समय में आपकी कमाई बढ़ सके। जब आप अपने करियर पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हो तो उस वक्त किसी एडवाइजर या ब्रोकर की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट का काम करिए। राइटर बताते हैं कि ब्रोकर और एडवाइजर आपको फायदा दिलाने के लिए ही तो बैठे हैं, उनके ऊपर शक मत करिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बातों को आंख मूंद कर सुनते रहे। उनकी बातों को सुनिए और फैक्ट के अनुसार उनसे प्रूफ मांगते रहिए। अगर कोई इन्वेस्टर आपको अपनी बातों का प्रूफ दे पा रहा है तो इस बात का पता लगाइए कि वो इस वक्त किन के साथ काम कर रहा है, उसके क्लाइंट एवरेज कितना कमाते हैं और वो किस तरह की सर्विस देता है। इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए और उस ब्रोकर के साथ अपने इन्वेस्टमेंट के काम को आगे बढ़ाइए। इसके अलावा अगर आप अपने करियर में सिक्योर है और उस फील्ड में अब आप आगे नहीं जाना चाहते, तब ज्यादा बेहतर होगा कि आप खुद से इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट को शुरू करते समय इतना याद रखिए कि कम से कम पैसे से शुरू करें ताकि आप इन्वेस्टमेंट के पूरे प्रोसेस को समझ सके और कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सके। इसके अलावा भी बाकी बताई गई सभी जानकारियों को हमेशा याद रखें। द एसेट एलोकेशन डिसीजन, जिसमें पहला रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। मार्केट में महंगाई के अनुसार एक रिस्क चलता है। इसका मतलब होता है कि आज आपने जिस चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, आने वाले समय में सरकार ने उस चीज के दाम को घटा दिया, तो जब आप सोशल मीडिया या किसी न्यूज प्लेटफॉर्म पर मार्केट से रिलेटेड न्यूज जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये ऐसा होगा जहां हर कोई आपको अच्छे रिटर्न के बारे में बता रहा है। इसके अलावा अगर कोई बिना इन्वेस्टमेंट वाले फील्ड में जाता है तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट करने वाली फील्ड में हाई रिटर्न के बारे में पूछता है। हर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न चाहिए
और इसलिए हाई रिटर्न के पीछे सभी पागल हैं। मगर आपको समझना होगा कि अगर रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो रिस्क है। आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है और उसका इन्वेस्टमेंट से क्या रिश्ता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई किसी भी इन्वेस्टमेंट फील्ड में बेस्ट है और आपको केवल हाई रिटर्न वाली कंपनी के बारे में बता रहा है, तो या तो वो कोई एक्सपर्ट नहीं है या आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि चाहे किसी भी फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाए, अगर हाई रिटर्न की बात होगी तो वहां पर हाई रिस्क की बात भी जरूर होगी। शेयर बाजार में जनरली तो दो तरह की पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पहला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना। जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप उस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसलिए आपको हमेशा उसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए जिसे खरीदने में आप खुद इंटरेस्टेड हो। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आपको कोई कंपनी बहुत पसंद आती है तो उसके शेयर खरीदते समय अपने दिमाग में इमेजिन करें कि आप उस कंपनी को खरीद रहे हैं। अब किसी कंपनी को खरीदने से पहले आप किस तरह की जानकारी हासिल करना चाहेंगे, वैसे हर तरह की जानकारियां पता कराइए। उसके बाद उस कंपनी के शेयर को खरीदे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी कंपनी या उसके शेयर को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो क्यों है, कंपनी पर कितना कर्ज है और कंपनी के अंदर किस तरह के लोग हैं। कंपनी के सारे एम्प्लॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी के मालिक और उनके साथ रहने वाले लोगों से फर्क पड़ता है, क्योंकि कंपनी के अंदर वो कुछ भी अजीब सा फैसला कर सकते हैं और उसका खामियाजा आप जैसे इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी को अंदर से बाहर तक जानने के बाद ही शेयर खरीदिएगा। अब दूसरा है बॉन्ड्स। बॉन्ड का मतलब होता है सरकार को पैसे देना। जिस तरह आप किसी आदमी को उधार पर पैसे देते हैं, उसी तरह सरकार या किसी सरकारी कंपनी को पैसा देना। अलग अलग सिचुएशन में सरकार बॉन्ड के जरिए बैंक या लोकल से एसेट लेती है और जब वो पैसे लौटाती है तो रिटर्न ज्यादा देती है। बॉन्ड पर जो रिटर्न मिलता है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम होता है, मगर ये रिटर्न बैंक से मिलने वाले एफडी रिटर्न से ज्यादा ही होता है। सरकार आपके पैसों को लेकर भागेगी नहीं, इस वजह से ये बहुत ही कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है और जहां कम रिस्क होता है वहां रिटर्न्स भी कम होते हैं। अब जब रिस्क की बात चल ही रही है तो आपको याद होगा कि हमने पहले एपिसोड में रिस्क के बारे में बात की है। हमने आपको उस वक्त जिस रिस्क के बारे में बताया था वो लोगों के मन में आने वाला था। अब हम आपको जिस रिस्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो मार्केट में आने वाला रिस्क है, यानी वो रिस्क जो मार्केट के ऊपर नीचे होने की वजह से आता है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने की वजह से अलग अलग तरह का रिस्क उठ खड़े होते हैं। जैसे कि पहला, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब ये रिस्क हर इन्वेस्टमेंट में होता है, इससे आप बच नहीं सकते, इसलिए आपको इतना लेकर ही चलना होगा। अब इस रिस्क को कम करने का तरीका है उस चीज में पैसा लगाना जिस चीज की कीमत वक्त के साथ केवल बढ़ ही रही है, जैसे जमीन। कभी किसी ने भी जमीन को घटते हुए नहीं देखा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे अडानी, अंबानी, टाटा की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को कुछ महीनों के लिए छोटा मोटा घाटा तो हो सकता है, मगर लंबे अंतराल में इन कंपनियों को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बड़ा होते हुए ही देखा है। इस वजह से इस तरह के शेयर इन्फ्लेशन रिस्क को कम कर देते हैं। दूसरा रिस्क है मैच्योरिटी रिस्क। इसका मतलब होता है ज्यादा टाइम की वजह से आने वाला रिस्क। आज तक आपने यही सुना होगा कि शेयर बाजार में ज्यादा दिन तक अपने पैसों को छोड़ने पर आपको फायदा ही होगा। ये बात सच है। इस वजह से शेयर बाजार में मैच्योरिटी रिस्क कम होता है, लेकिन बॉन्ड मार्केट में मैच्योरिटी रिस्क ज्यादा होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉन्ड का मतलब होता है उधार पर पैसे देना और ब्याज में रिटर्न लेना। अगर आप किसी को 10 साल के लिए पैसे दे रहे हैं तो ये ज्यादा रिस्की है। अगर आप किसी को 1 महीने या 7 दिन के लिए पैसे दे रहे हैं तो ये कम रिस्की है। अब एक लास्ट रिस्क है मार्केट रिस्क का। ये एक साधारण रिस्क है, मतलब मार्केट में कंपनी को कभी घाटा हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि सामान तो आप रोज खरीद रहे हैं, सामान रोज बिक भी रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। इस वजह से नफा नुकसान वाली बातें तो हमेशा ही चलती रहेगी।
इस रिस्क से बचने का तरीका है कि आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें, कंपनी को पढ़ने के बाद इन्वेस्ट करें, और याद रखें कि कम रिस्क का मतलब कम फायदा और ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा फायदा होता है। इन सब के बाद अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कुछ रिस्क है तो वो फ्यूचर यानी भविष्य का रिस्क है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसके बाद भी हम सभी लोग कल की प्लानिंग करते हैं ना, यही सबसे बड़ा रिस्क है। मार्केट में रिस्क को समझने के लिए एक कहावत बहुत बार यूज की जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए अक्टूबर का महीना बहुत रिस्की होता है। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर भी बहुत रिस्की होता है। यही बात तो राइटर भी बताना चाहते हैं। वो अपनी किताब इन्वेस्टमेंट आंसर के जरिए सभी लोगों को समझाना चाहते हैं कि रिटर्न और रिस्क के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इस रिश्ते को आप जितनी खूबसूरती से समझेंगे, आप उतना ही अच्छा फायदा कमा पाएंगे। सबसे जरूरी बात, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने दिमाग में एक बात हमेशा के लिए याद रख लेनी है कि कम रिस्क का मतलब कम फायदा और ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा फायदा होता है। इसम का हल्ला शुरू हो जाता है कि एक कंपनी है जिसमें हाई रिटर्न की गारंटी है, उसमें इन्वेस्ट करने पर आपको बहुत कम रिस्क उठाना पड़ेगा मगर रिटर्न ज्यादा होगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है। इस बात को एक एग्जाम्पल में समझिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच 5 मैचों की सीरीज चल रही है, जिसमें शुरू के 2 मैच इंडिया जीत चुका है और उन दोनों मैचों में विराट कोहली ने 200 रन से ज्यादा स्कोर किया है। अब वहां एक आदमी बैठा है और आपको बताता है कि पवेलियन के अंदर से खबर लेकर आया हूं, आज भी विराट कोहली मारेगा, पाकिस्तानी बॉलर बिक चुका है। ऐसे में ये बात सट्टा बाजार में पूरी तरह से फैल चुकी है। हर तरह चर्चा है कि इंडिया पर पैसा लगाओ, आज इंडिया जीतेगी क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है, रिटर्न भी खूब मिलेगा वगैरह वगैरह। ज्यादातर लोग उस आदमी की कही हुई बातों पर भरोसा कर लेंगे और मार्केट को देखकर अंदर से बहुत खुश भी हो जाएंगे। उन्हें भरोसा हो जाएगा कि आज तो इंडिया की जीत पक्की है और विराट कोहली पक्का मारेगा, और इसलिए वो बहुत ज्यादा पैसा सट्टा बाजार में लगाएंगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपने पैसे को डुबा देते हैं। जहां भी आपको कम रिस्क में ज्यादा पैसा दिखाई दे, वहां से भाग जाइए। आपका पैसा डूबेगा इसके चांस बहुत कम है, तो इसका मतलब यह है कि आपको पैसा भी बहुत कम ही मिलेगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपका पैसा डूबेगा इसके चांसेस बहुत कम है और आप बहुत अच्छा कमा लेंगे, तो आप बेवकूफ बनने जा रहे हैं। पैसा डूबने का चांस अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पैसा नहीं डूबेगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। पैसा डूबने का चांस अगर बहुत कम है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे सिचुएशन में भी आप 54 या 58 ही कमा पाएंगे। इसके बाद इस समरी में हम बात करेंगे छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी के बीच के रिश्ते की। जब हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं तो शेयर बाजार में आपको छोटी कंपनियां भी देखने को मिलेगी और बड़ी कंपनियां भी। जहां बाजार में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करने के लिए आपको सुझाव देंगे, तो वही कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करके बहुत जल्दी लखपति और करोड़पति बनने के ख्वाब भी दिखाएंगे। आपको छोटी कंपनी में निवेश करना चाहिए या बड़ी कंपनी में निवेश करना चाहिए, ये पूरा आपका फैसला है। बड़ी कंपनी का मतलब होता है बहुत ही पॉपुलर कंपनी जो 1000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रही है। भारत का रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस इस लिस्ट में आता है। छोटी कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो 5 साल या 10 साल पहले शुरू हुई हो और अभी लाख में या कुछ करोड़ का बिजनेस कर रही हो। छोटी कंपनी के पास आगे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते खाली है और छोटी कंपनी के लिए किसी भी तरह की डील और मार्केट में घुसना आसान है। इस वजह से छोटी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हुए आगे बढ़ती है। ऐसा एक बड़ी कंपनी इस वजह से नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास हजारों या लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज है। अगर किसी एक फैसले को कंपनी में लागू करना है तो हर एम्प्लॉय तक उस फैसले को पहुंचाने में टाइम लगेगा और इसमें बहुत सारी कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी। आसान भाषा में कहे तो अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है तो किसी बड़ी कंपनी में निवेश कर दीजिए। हमने आपको पहले भी बताया है
कि टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियों को कुछ दिन के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन एक लंबे अंतराल में इन्हें फायदा ही होगा। इस तरह की कंपनी किसी देश के ग्रोथ को दिखाती है। अगर देश की तरक्की हो रही है तो वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों की भी तरक्की हो रही है। एक दूसरा सच ये भी है कि बड़ी बड़ी कंपनी आपको छोटी कंपनी के मुकाबले कम रिटर्न्स देती है। छोटी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है, जिस वजह से उनका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में या तो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अगर उनका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है तो आप बहुत हेवी रिटर्न कमा पाएंगे, मगर इसमें उतना ही चांस फेल होने का भी है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट उसी बात पर निर्भर करता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, अगर रिस्क कम है तो प्रॉफिट कम है। अगर आपको रिस्क से डर लगता है, आपको लगता है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो आपके हिसाब से मार्केट में केवल बड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। और अगर आप रिस्क है तो इश्क है वाली सोच से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए मार्केट में छोटी कंपनियां सब कुछ होंगी। इसी हालात पर एक लेखक ने क्या खूब कहा है कि चमन में इखलाते गम व बू से बात बनती है। अगर हम ही हम तो क्या हम है, अगर तुम ही तुम तो क्या तुम हो। दोस्तों, ये जो हाई रिटर्न है ना, ये उनके लिए है जिन्होंने डर के आगे की जीत को देखा है और अपने आप पर भरोसा करते हुए रिस्क उठाया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इतनी सी बात सुनकर पागलों की तरह जाकर शेयर बाजार में रिस्क के नाम पर कुछ भी उल्टा सीधा खरीद लेंगे। रिस्क उठाना चाहिए, मगर उसे उठाने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। आप किस स्टॉक के ऊपर रिस्क ले रहे हो, इसके लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ध्यान से सोच समझकर फैसला करिए कि कंपनी कैसी है, किस तरह वो कंपनी आगे बढ़ रही है। उसके बाद रिस्क लीजिए और आप देखेंगे कि बड़े आराम से आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा तेजी से बढ़ने लगा है। चलिए अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन डिसीजन की। इसका मतलब होता है आपके एसेट यानी शेयर को कैसे मैनेज करना चाहिए। आपको मार्केट में शेयर खरीदने के लिए कब जाना चाहिए और कब आपको मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आप चाहे जिस किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका रिटर्न सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और राइटर के हिसाब से रिटर्न 3 चीज पर डिपेंड करता है। पहला, आपके टाइमिंग, यानी आप मार्केट में शेयर खरीदने कब जा रहे हैं और कब आप शेयर बेचने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा है स्टॉक सिलेक्शन, यानी स्टॉक का चयन, मतलब कौन से स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं। और तीसरा है अपने लिए एक सही ब्रोकर या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना, ताकि आपका रिस्क कम हो सके। इसके बाद शेयर को चूज करने या फिर अपने एलोकेशन डिसीजन के कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आपको 2 बातों को समझना होगा। वो ये है कि आपके रिस्क को मैनेज करने का इमोशनल टॉलरेंस कितना है, मतलब रिस्क को देखकर आप इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं और खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि इस दुनिया में पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर सोते हुए अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी एक राजा जैसी हो। और एक राजा की पर्सनालिटी सिचुएशन पर निर्भर करती है। आपके सामने आए सिचुएशन पर आप अपने इमोशन को किस तरह कंट्रोल कर पाते हैं, ये तय करता है कि आपकी पर्सनालिटी किसी किंग जैसी है या नहीं। एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क को मैनेज करने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी उम्र है। अगर आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है और आपकी उम्र 20 से 30 के बीच में है, तो आपको अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाले स्टॉक पर करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में फैमिली प्रेशर कम होता है। हालांकि वक्त के साथ आपके ऊपर फैमिली प्रेशर बढ़ेगा और तब आपको कम रिस्क की तरफ बढ़ते जाना है। अगले एपिसोड में हम द डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप अपना सारा अंडा एक ही टोकरी में रखेंगे और वो टोकरी किसी वजह से खराब निकली तो क्या होगा? तब आपके सारे अंडे बर्बाद हो जाएंगे, राइट? घबराइए मत, हम इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की ही बात कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉपुलर कोट है जो स्टॉक मार्केट में कही जाती है। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट एडवाइजर या फिर ब्रोकर से इन्वेस्टमेंट करने से जुड़े टिप्स मांगेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपको सबसे पहले आपके सामने इस कोट की बात बोलेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि आपको अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए।
अगर आप एक से ज्यादा स्टॉक में अपना पैसा लगाएंगे और अगर किसी कारण से कंपनी को नुकसान होता है तो भी आपके बाकी स्टॉक्स बचे रहेंगे और आपको प्रॉफिट होने के चांस भी उस वक्त ज्यादा रहेंगे। इस कोट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अजीब तरीके से अपना पैसा लगाते हैं। वो एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। इस बात को एक घटना से समझिए। 90 के दशक में अमेरिका में इंटरनेट बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे आने वाले कुछ सालों में इंटरनेट पर काम करने वाली कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी और लोगों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। इस समय लगभग हर आदमी अपना पैसा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में लगाना चाहता था। जैसा कि ये कोट आपको बताता है कि आपको हमेशा अपना पैसा अलग अलग कंपनी में लगाना चाहिए, तो ज्यादातर लोग अपना पैसा अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में लगाने लगे। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगता था कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितनी कंपनी है सब पर अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दें तो आने वाले समय में हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स बर्स्ट हुए तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादातर कंपनी नीचे जाने लगी। इससे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल थी और अमेज़न जैसी एक छोटी कंपनी भी शामिल थी। टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हर कंपनी नुकसान में चली गई। जितने लोगों ने टेक्नोलॉजी की अलग अलग कंपनी में पैसा लगाया था उनका लगभग सारा पैसा डूब गया। इस तरह के नुकसान अक्सर लोगों के मन में एक भावना पैदा कर देती है कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है। अगर आप में जरा सी भी समझ है तो आप मार्केट को समझते हुए देख पा रहे होंगे कि कुछ लोगों की बचकानी हरकत की वजह से स्टॉक मार्केट का नाम खराब हुआ है। हर एडवाइजर और हर ब्रोकर लगातार यह सलाह दे रहा है कि प्लीज कंपनियों को जानने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। बात बहुत सिंपल है। अलग अलग कंपनी में जब आपको पैसा लगाने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में पैसा लगा रहे हैं तो फेयर एंड लवली में भी लगाइए। माइक्रोसॉफ्ट और फेयर एंड लवली में कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें अगर टेक्नोलॉजी की समझ है तो उन्हें एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी की समझ है और आप उस इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर केवल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में पैसा लगाना नुकसान का कारण बन सकता है। आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं या जिस इंडस्ट्री को समझते हैं उस इंडस्ट्री की बुराइयों के बारे में भी आप जानते हैं। यही कारण है कि आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कभी कभी उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिस कंपनी में आप काम करते हैं। कुछ लोगों की इस तरह की मानसिकता इसलिए होती है क्योंकि वे जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के हालात को अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि लगभग हर कंपनी का यही हाल है। अब जिस कंपनी को आप नहीं जानते आपको तो लगेगा ही कि वो कंपनी ज्यादा अच्छी होगी, मगर उस कंपनी में काम करने वाले लोग उस कंपनी के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा आप अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना हो तो उसको उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी पर रिसर्च करनी है या फिर ब्यूटी कंपनी पर। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना एक साधारण काम है। स्टॉक मार्केट में घुसने और निवेश करने से पहले अपनी पसंद की किसी कंपनी के बारे में सही तरीके से रिसर्च करना है। अगर उसके बाद भी आपको वो कंपनी सही लगती है तो ही आपको उसमें निवेश करना है। उसके बाद आपको अपना फील्ड चेंज करना है। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी कंपनी का रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ब्यूटी फील्ड से जुड़ी कंपनियों पर भी रिसर्च करनी है। उसके बाद आपको फूड कंपनी पर भी रिसर्च करनी है। उसके बाद आपको डिलीवरी कंपनी पर भी रिसर्च करनी है और इस तरह अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना है। इस पूरी प्रक्रिया को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। अगर बताए गए इन तरीकों से आप चलेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि अब आगे कौन सी फील्ड की कंपनी पर रिसर्च किया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मोबाइल या लैपटॉप में एक एक्सेल शीट तैयार कीजिए। उस शीट में आप नेशनल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का कॉलम बनाइए। नेशनल कॉलम के नीचे अलग अलग फील्ड चुनिए। जिस भी कैटेगरी में रिसर्च करने में आप कंफर्टेबल है तो उस कैटेगरी को लिखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैटेगरी के ऊपर कंफर्टेबल का क्या लेना देना है
तो हम आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंडरगारमेंट कंपनी के ऊपर रिसर्च करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो वैसे लोग केक कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, नेशनल कंपनी की एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी रखिए। इसके बाद इंटरनेशनल कंपनी की एक अलग लिस्ट बनाइए और उसमें अलग अलग कैटेगरी में बिजनेस करने वाली कंपनियों के नाम को लिखिए। एग्जाम्पल के लिए नेशनल कंपनी में आप ब्यूटी कैटेगरी में फेयर एंड लवली, टेक्नोलॉजी कंपनी में इंफोसिस, एजुकेशन के फील्ड में फिजिक्स वाला जैसे अलग अलग नाम लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कंपनी की, तो इसमें फैशन की कैटेगरी में वैन यूजन, ऑटोमोबाइल कैटेगरी में मर्सिडीज और किसी छोटी मोटी कंपनी के नाम को भी लिख सकते हैं। इस तरह की लिस्ट बनाते वक्त छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी को अलग अलग रखिए, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया, बड़ी कंपनी आपको कम रिटर्न्स देगी लेकिन गारंटी रिटर्न्स देगी, क्योंकि उस तरह की कंपनी के बर्बाद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक बड़ी कंपनी देश के सक्सेस को डिफाइन करती है, लेकिन एक छोटी कंपनी अभी स्टार्टिंग फेज में है, उसे कभी नुकसान भी हो सकता है और कभी फायदा भी हो सकता है। इस वजह से छोटी कंपनी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगी, लेकिन वो आपको नुकसान भी करवा सकती है। तो कंपनी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हुए अपने रिसर्च का काम आगे बढ़ाइए। देखिए, अगर काम की बात नो बकवास कहे तो आप चाहे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक मार्केट में ही क्यों, किसी और फील्ड में इन्वेस्ट करें, आपको उस इंडस्ट्री को समझना तो होगा, क्योंकि आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा किसी कंपनी को देते हैं ताकि वो अपना धंधा आगे चला सके। अब अगर आपको टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में अच्छे से पता है तो टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर रिसर्च करना आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जैसा 90 के दशक में इंटरनेट बर्स्ट वाले केस में हुआ, आखिर तब टेक्नोलॉजी की हर कंपनी फायदे में थी। जिसे टेक्नोलॉजी की समझ थी वो भी कह रहा था कि टेक्नोलॉजी अब आगे और अच्छा करेगी, मगर अचानक कुछ साल में जितने लोगों ने टेक्नोलॉजी में अपना पैसा लगाया, उनका पैसा लगभग 90% खत्म हो गया। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर चलेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग कंपनी से नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज या अलग अलग कैटेगरीज से है। और इस तरह की बकवास में भी मत फंसिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं केवल उसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। जीवन में हाँ या ना पर रहने वाला आदमी मजदूर रह जाता है। राजा बनने या कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप दुनिया को ब्लैक या व्हाइट नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट की नजर से देखें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टर्स के बारे में। जब आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में आगे बढ़ोगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। आज हम ऐसे ही 2 तरह के इन्वेस्टर्स की बात करने जा रहे हैं। पहला इन्वेस्टर है एक्टिव इन्वेस्टर। आसान भाषा में कहे तो जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, कुछ दोस्तों से बात करेंगे और आपका एक कॉन्टैक्ट बनना शुरू होगा, तो उसमें कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे बनेंगे जो मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उनकी बातों में आप हमेशा देखेंगे कि वे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 दिन में 2000 कमा लिया, 1 दिन में 20,000 कमा लिया, कल मैंने मार्केट में एक स्टॉक खरीदा और इंट्राडे के जरिए 1 दिन के अंदर 18,000 कमाया। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें झूठ है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इतना कमा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके जान पहचान के हो। इस तरह के इन्वेस्टर्स को एक्टिव इन्वेस्टर्स कहते हैं। मतलब वो इन्वेस्टर जो मार्केट को बीट कर रहा है। आसान भाषा में कहे तो अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो भी उसे फायदा हो रहा है, और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी उसे फायदा हो रहा है। देखिए, मार्केट को बीट करना आसान नहीं है। ये काम केवल बाय चांस किया जा सकता है, और आपको समझना होगा कि बाय चांस हर बार नहीं होता। एक्टिव इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मार्केट कैसा भी हो उसमें से वो लोग फायदा निकाल लेते हैं, मगर ऐसा हर बार नहीं होता। अगर उन्हें 3 बार फायदा होता है तो 2 बार नुकसान भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान बड़ा हो और फायदा छोटा हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान छोटा छोटा हो और फायदा बहुत बड़ा हो। जैसा कि हमने आपको पहले के एपिसोड में बताया है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार है तो आप पैसा कमाने के लिए तैयार है।
एक्टिव इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और इस वजह से वो बड़ी बड़ी रकम भी कमा लेते हैं। हाँ, कभी कभी बड़ा बड़ा लॉस भी हो जाता है। इन्वेस्टर्स की इस लिस्ट में एक टाइप पैसिव इन्वेस्टर्स का भी होता है। इस तरह के इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म का काम करते हैं। मतलब आपको इस तरह के इन्वेस्टर्स में दूरी की नजर रखने की एक तलब दिखाई देगी। वे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत दूर का देखकर करते हैं। जैसे कुछ न्यूज़ को पढ़ने के बाद अगर ऐसा लगता है कि किसी कैटेगरी की कंपनी आने वाले समय में बेहतर कर सकती है तो उस कंपनी के सबसे बड़े खिलाड़ी का स्टॉक भी खरीद लेंगे और सबसे छोटे खिलाड़ी का स्टॉक भी खरीद लेंगे। छोटे खिलाड़ी का स्टॉक कम समय में फायदा हो रहा है या नुकसान, ये देखने में मदद करेगा, और एक बड़े खिलाड़ी का स्टॉक अगर आने वाले समय में प्रॉफिट होता है तो वो उस बात को अच्छे से प्रूफ करता हुआ दिखाई देगा और एक बार में बड़ा रिटर्न भी देगा। ऐसा नहीं है कि एक पैसिव इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होता है। अगर वो अच्छे से रिसर्च नहीं करेगा तो उसको भी नुकसान होगा। बात सिंपल है, आपको रिसर्च करने आना चाहिए, या फिर अगर रिसर्च करते नहीं आता है तो ऐसी सूरत में हम पहले से किए गए सर्वे और रिसर्च को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि एक पैसिव इन्वेस्टर को नुकसान होने का चांस बहुत कम है। आसान भाषा में कहे तो अगर आप किसी स्टॉक को खरीदकर तुरंत बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक एक्टिव इन्वेस्टर है। आपको नुकसान ना हो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना होगा और बहुत गहरा रिसर्च करना होगा और थोड़ा सा फायदा मिलते ही अपने स्टॉक को बेचकर वहां से निकलने के बारे में सोचना होगा। एक पैसिव इन्वेस्टर के लिए रिसर्च मायने रखता है, मगर रिसर्च सही तरीके से की जानी चाहिए और तब जब आप लंबे समय के लिए अपना पैसा लगाएंगे तो नुकसान होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। एक बहुत अच्छी रिसर्च है जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगी। 2009 में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने एक रिसर्च की थी जिसके अनुसार अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा है। एक म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है और रिसर्च से पता चलता है कि अगर आप सबसे बेकार म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा कम से कम 10 लाख के लिए छोड़ देते हैं तो वहां भी आपको फायदा ही होता है। कहने का मतलब है कि 10 साल के टाइमिंग में बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म कर ही देता है। अगर हम बात स्टॉक मार्केट की करें तो इतने लंबे समय में उसमें भी अच्छा फायदा होने का चांस है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी छोटी कंपनी में पैसा लगाए और 10 साल के बीच में वो कंपनी बंद हो जाए तो आपको बहुत नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए हमने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ी सी भी रिसर्च अगर अच्छे से करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट में फायदा ही होगा। अगर आपको जरा भी रिसर्च नहीं करनी तो भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनिए, उसमें 10 साल के लिए अपना पैसा डाल दीजिए। आप देखेंगे कि 10 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो किसी भी जगह से ज्यादा ही होगा। देखिए, कुछ लोग जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो जब शुरू शुरू में अपने रिसर्च के दम पर मार्केट को बीट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। जैसा कि हमने आपको बताया, मार्केट को बीट करने का मतलब होता है मार्केट अगर नुकसान में है तो फायदा कमाना और फायदे में है तो भी फायदा कमाना। ये सिचुएशन केवल बाय चांस बनती है। आप ऐसी सिचुएशन अगर 3 बार या 4 बार क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आगे भी ऐसा करते रहेंगे। 90 के दशक के एक बहुत बड़े लेखक और इन्वेस्टर जॉन गिलबर्ट कहते थे कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जिन्हें मालूम नहीं होता, और दूसरा, जिन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें मालूम नहीं है। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये याद रखना है कि आपको मालूम नहीं है कि फायदा कब आएगा और कितना आएगा। असल में ये किसी को मालूम नहीं होता है, ये रिसर्च से मालूम करना पड़ता है। जब रिसर्च पर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है तो लोग बहुत एक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और बिना भविष्य के बारे में सोचे अपने रिसर्च के दम पर पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी है जो मार्केट में घाटे के वक्त भी कुछ फायदा कमा रही है, और उसमें अपना पैसा तुरंत लगाकर बेच देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं। हम आपको सुझाव देंगे कि सबसे पहले आपको एक पैसिव इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप भविष्य को देखकर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तब आप धीरे धीरे रिसर्च सीखेंगे, और जब आप रिसर्च करके पता लगाना सीख जाएंगे कि किस तरह अच्छी कंपनियों को ढूंढा जाता है,
या किस तरह घाटे में जाने वाली कंपनी से भी कुछ फायदा कमाया जा सकता है, तब आप एक्टिव इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एक्टिव इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है, इसलिए जब आपको लगे कि आप रिसर्च करना सीख गए हैं, तो बहुत थोड़ा सा पैसा एक्टिव इन्वेस्ट करने के लिए लगाइए। अगर आप इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में रोज पैसा लगाओ और रोज बेचो वाला फंडा अपनाना चाहते हैं, या फिर एक ट्रेडर के रूप में पैसा नहीं कमाना चाहते, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगा दीजिए और इसे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, ताकि जब 5 या 10 साल बाद आप उसे देखें तो आपको फायदा ही मिले। अगर आप ट्रेडर के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे शुरू में आपको एक पैसिव इन्वेस्टर के रूप में काम करना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। जब आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने वाली कंपनी को ढूंढेंगे और आपसे कोई गलती होगी, तो भी आपको नुकसान होने का चांस कम ही होगा। पैसिव इन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक्टिवली इन्वेस्ट करने में बहुत रिस्क है, इसलिए धीरे धीरे शुरू करके आप एक ट्रेडर के रूप में काम करने लगेंगे। भावना जब अधिक हो जाती है तो इंसान से गलत काम करवाती है। इस एपिसोड में हम आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे महापुरुषों ने हर किसी को सिखाया है कि अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्वेस्टमेंट में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसके साथ खुद को इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं कि आपको उसे बेचने का मन ही नहीं करता, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ कंपनियां बहुत अच्छी लगती है। उदाहरण के तौर पर 11वीं 12वीं के क्लास के बच्चे इंजीनियरिंग के प्रति इस कदर आकर्षित होने लगते हैं कि वे किसी कंपनी में काम करने का सपना संजो कर बैठ जाते हैं। अगर आप गूगल, फेसबुक या टेस्ला जैसी कंपनी को पसंद करते हैं, तो जब आप उनके स्टॉक खरीदेंगे तो उनसे इतना ज्यादा अटैच हो जाएंगे कि आपको उन स्टॉक्स को बेचने का मन ही नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोगों के बारे में पढ़ते रहते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग इनके बारे में इतना ज्यादा जानने लगते हैं कि उनसे बहुत अधिक प्रभावित भी हो जाते हैं। प्रभावित होने के कारण वे बहुत ही एक्टिव होकर उनकी कंपनी में पैसा लगा देते हैं, मगर जब समय उनके कंपनी के स्टॉक को बेचने का आता है तो वो परेशान होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कोई किसी स्टॉक से कैसे अटैच हो सकता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जब कोई बार बार एलॉन मस्क या किसी दूसरी बड़ी कंपनी के मालिक के बारे में सुनता रहता है और उसकी कंपनी के स्टॉक को खरीदता है, तो उसके मन में ऐसी भावना होती है कि इस स्टॉक को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाएगा। बस यही परेशानी हो जाती है। उन स्टॉक्स को लेकर ये सोचना कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, ये आपको घाटा करवा देता है। इस भावना से बचते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। इन प्रोसेस को रीम बैलेंस कहते हैं। अलग अलग तरह के विशेषज्ञों ने कई बार इस बात को कहा है कि खुद को किसी चीज से अटैच मत करिए। वक्त कहता है कि अगर स्टॉक को खरीदना सही रहेगा तो खरीदिए, और अगर वक्त आपको बताता है कि स्टॉक को बेचना चाहिए तो उसे बेशक बेचिए। केवल स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि भावना के आधार पर एक मजदूर फैसला करता है, राजा नहीं। स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा खुद लगा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने पैसों के मालिक हैं। आप अपने पैसों के राजा हैं, तो राजा की तरह सोच विचार कर खुद यथासंभव सटीक फैसला कीजिए। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी पर इन्वेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले आपको कैसे रिएक्ट करना है ये सीखना होगा। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। मार्केट में गिरावट आई और आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा डरा हुआ रहा तो आप अच्छी कंपनी से भी अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी पर भी काम करना चाहिए। एक अच्छी पर्सनालिटी का यही मतलब होता है कि प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं। केवल इन्वेस्टमेंट में ही नहीं, आपको इसकी जरूरत अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर भी महसूस होगी। इसलिए आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। हमेशा अपने रिसर्च पर भरोसा करिए
अगर आपका रिसर्च कहता है कि कंपनी अच्छी है तो उस पर भरोसा करिए। मार्केट को देखकर बेकाबू मत होइए। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट में और किन पॉइंट्स पर ध्यान रखने की जरूरत है। कंपेयर टू व्हाट? आप भी जानते होंगे कि हम जब किसी काम को शुरू करते हैं तो किसी को देखकर करते हैं, किसी से इंस्पायर होकर करते हैं। अगर आपके मन में आईएएस बनने का ख्याल आता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये ख्याल आपके मन में किसी तीसरे व्यक्ति को देखकर आया होगा। बिल्कुल उसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे तो या तो किसी को देखकर शुरू करेंगे या किसी यूट्यूब वीडियो या किसी बुक को पढ़ने के बाद शुरू करेंगे। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे इसकी शुरुआत कैसे भी हो। मगर जब हम किसी को देखकर या किसी घटना से प्रभावित होकर किसी काम को शुरू करते हैं तो अपनी सिचुएशन को हर बार कंपेयर करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी आदमी के बारे में सुनते हैं कि वो आदमी 1 साल में स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए कमा लेता है, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और अपना पैसा तेजी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और हर बार अपनी सिचुएशन को उस शख्स की सिचुएशन के साथ कंपेयर करेंगे। आपको समझना होगा कि कंपेयर करना जरूरी है, मगर किससे कंपेयर करना है और कैसे कंपेयर करना है ये जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड में हम आपको कंपेयर करने के तरीके और कंपेयर किससे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कंपेयर करना जरूरी है। जब आप खुद की परिस्थिति को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप कितने दूर खड़े हैं। मगर जरा ध्यान से इस बात को सोचे कि इससे आपको क्या पता चलता है। जब आप खुद की परिस्थिति को किसी तीसरे आदमी के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप उस आदमी से कितना दूर खड़े हैं या कितना पास खड़े हैं। आपको ये मानना होगा कि हर आदमी अपनी अपनी अलग परिस्थिति की वजह से किसी जगह पर खड़ा होता है। जब आप उससे कंपेयर करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वैसी परिस्थिति आपके साथ तो नहीं है। इस पूरी बात को आप एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। एक बार बिल गेट्स अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी बिल गेट्स की जगह पर पैदा हुआ होता तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं बन पाता। बिल गेट्स को तो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं और आज दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। उन्होंने एक बार खुद कहा था और बहुत सारे अन्य रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर बिल गेट्स की जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो वो अपनी लाइफ में इतना अमीर नहीं बन पाता। बिल गेट्स है, इसी वजह से वो अमीर इंसानों की लिस्ट में ऊंचे पायदान पर है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत मेहनती है। मगर बिल गेट्स जिस परिवार में जन्म लिए, उनके माता पिता जो काम करते थे और यहाँ तक कि उनका लड़का होना और उनका गोरा होना भी उनकी कामयाबी की बड़ी वजह में शामिल है। बिल गेट्स की नेटवर्थ पर बहुत सारे रिसर्च किए गए जिसमें यह पता चला कि अगर उनकी जगह पर कोई लड़की होती तो वो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, या फिर अगर उनका रंग काला होता तो भी वो कभी अमेरिका में इतने बड़े इंसान नहीं बन पाते। अब अनुमान लगाइए कि अगर कोई आदमी खुद को बिल गेट्स से कंपेयर करता रहेगा तो क्या कभी वो अपने जीवन में सफल हो पाएगा? आपको ये भी समझना होगा कि जब आप किसी तीसरे आदमी से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन एक जैसे नहीं होती। हम अपने जीवन में कामयाब केवल अपने फैसले और मेहनत के दम पर नहीं होते। हमारे जीवन में आने वाली परेशानी और हमारे आसपास की सिचुएशन का भी इसमें बड़ा रोल होता है। ये सिचुएशन भी उन वजहों में शामिल है जिसके कारण कुछ लोग जल्दी अपने मकसद में कामयाब होते हैं और कुछ लोगों को समय लगता है। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप खुद को किसी इंसान से कंपेयर ना करते हुए देश से कंपेयर करें। अब आप फिर से चौंक गए होंगे कि आखिर हमने यहाँ देश से कंपेयर करने की बात क्यों की। देखिए, जब हम आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के बारे में कह रहे हैं तो इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम और आप दोनों जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में छोटी कंपनियां भी है जो आपको बहुत अच्छा फायदा दिला सकती है या फिर आपको नुकसान भी करवा सकती है।
दूसरी तरफ इतनी बड़ी कंपनियां भी है जो आपको फायदा अच्छा दे या ना दे, लेकिन फायदा जरूर देगी, इसकी गारंटी है। तो ऐसा है कि ये बड़ी कंपनियां हमेशा उस देश की तरक्की को दर्शाती है। अगर देश तरक्की कर रहा है तो उस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको मुनाफा होते हुए नजर आएगा, जिसका रिजल्ट होगा स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनी से अच्छा प्रॉफिट। आप इतना तो जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, जहां स्टॉक की खरीदी बिक्री होती रहती है। आपको सेंसेक्स और निफ्टी पर नजर रखना है। अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको घाटा होगा। अगर वो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है आपको फायदा होगा। आपको अपने स्टॉक को हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी से कंपेयर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अच्छे से रिसर्च करके किसी कंपनी में अपना पैसा लगाइए, और अगर अपने सेंसेक्स की किसी कंपनी में निवेश किया है तो देखिए कि सेंसेक्स कितना ऊपर गया है। इसी तरह अगर आपने निफ्टी की किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो देखिए कि निफ्टी जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसे आपका स्टॉक परफॉर्म कर रहा भी है या नहीं। तो कंपेयर करना अच्छी बात है, मगर किसी तीसरे इन्वेस्टर से कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो अलग परिस्थिति में इन्वेस्ट कर रहा है और आप अलग परिस्थिति में। आपको मार्केट से अपने रिटर्न को कंपेयर करना चाहिए कि मार्केट कैसा चल रहा है और उस वक्त आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। चलिए, अब आप ये समझ गए हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद को किससे कंपेयर करना चाहिए। तब आपको ये भी जानना चाहिए कि कंपेयर कैसे किया जाता है। देखिए, आप हर बार कोई स्टॉक खरीदेंगे और उस स्टॉक को अगर मार्केट से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। किसी भी इन्वेस्टर को इतना समझना चाहिए कि एक स्टॉक के इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे कि किसी आदमी ने एक स्टॉक खरीदा और कुछ समय बाद वो अमीर बन गया। तो आपको ये मानकर चलना है कि ये केवल एक किस्सा ही है। इस तरह की घटना कभी नहीं होने वाली। हमने आपको इस बुक समरी में पहले भी बताया है कि स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है जहां आप अपना पैसा डालेंगे और तुरंत अमीर हो जाएंगे। इसलिए अपने मन से इस ख्याल को निकाल दीजिए कि आप किसी स्टॉक को खरीदेंगे और कुछ समय बाद आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बड़ा मुनाफा कमाने के लिए आपको अच्छा खासा अनुभव लेना होगा, जिसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे निवेश करने होंगे। हो सकता है कि आप किसी स्टॉक में अपना पैसा लगाएं और कुछ साल बाद आपको अपना पैसा बढ़ा हुआ नजर भी आए। मगर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने या आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर रहा है या कितना पीछे जा रहा है इससे समझना चाहेंगे, तो आपके एक या दो इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको फर्क पड़ना चाहिए अपने पूरे पोर्टफोलियो से। कहने का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक समय में आपने जितने स्टॉक में पैसा लगाया है उससे ओवरऑल आपको कितना फायदा हुआ है और ओवरऑल कितना नुकसान हुआ है, इससे फर्क पड़ना चाहिए। खुद सोचकर देखिए कि अगर आपने 10 स्टॉक खरीदे हैं और उसमें एक स्टॉक आपको 3 गुना रिटर्न देता है और बाकी सारे स्टॉक में आपको थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। आप चाहे मार्केट से कितना भी कंपेयर करें या कभी भी इन्वेस्ट करें, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है, केवल इसी से फर्क पड़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा कोई मैनेजर मैनेज कर रहा है और वो आपको कुछ स्टॉक दिखाता है जिससे बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको केवल और केवल अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पर ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि क्या आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल प्रॉफिट में है या नहीं। इसके अलावा आपको रिस्क लेकर इन्वेस्ट करने का चाहे कितना भी मन करे, आप अपने पोर्टफोलियो को 60-40 में ही मैनेज करके रखिए, जिसमें 60% पैसा स्टॉक पर लगाना चाहिए और 40% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड पर लगाना चाहिए। जो 60% पैसा स्टॉक में लग रहा है उसका 60% लार्ज कंपनी पर लगाना चाहिए, ताकि रिस्क कम हो और 40% पैसा अपनी सुविधा के अनुसार और आपको जितना रिस्क लेना हो उस हिसाब से मैनेज करते हुए छोटी कंपनी और मीडियम साइज कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल पैसे का 40% हमेशा बॉन्ड में लगा कर रखना चाहिए। बॉन्ड आपको बहुत कम रिटर्न देगा, लेकिन गारंटी रिटर्न देगा, जो एफडी से ज्यादा ही होगा। इससे आने वाले समय में आपको ओवरऑल फायदा ही होगा। उम्मीद करते हैं आप इतना तो समझ गए होंगे कि इन्वेस्ट करते समय अपने पैसों को मार्केट से कंपेयर करिए, किसी तीसरे आदमी से मत करिए।
और अपने पैसे का कुछ हिस्सा बॉन्ड में हमेशा लगा कर रखिए और कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगा कर रखिए। इसके अलावा आपको एक स्टॉक से कितना फायदा होता है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक टाइम पीरियड में ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपको उससे फर्क पड़ना चाहिए। तो अब तक हमने आपको जितनी भी बातें समझाने की कोशिश की, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आने वाले एपिसोड में आप स्टॉक मार्केट में अल्टरनेटिव के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में आपको किस तरह से अपना अल्टरनेटिव चुनना चाहिए और कैसे अपने रिस्क को कम करना चाहिए। अब तक आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। आज इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने साथ अल्टरनेटिव लेकर चलना चाहिए या नहीं। जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा रिस्क पर है, इसलिए अपने साथ एक अल्टरनेटिव रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको राय देंगे कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त दो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनके बीच आपस में रिलेशन ना हो। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपके पास एक दूसरे का अल्टरनेटिव होगा। हम आपको सीधे तौर पर बता देना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी बात सही नहीं है। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका बचा हुआ पैसा थोड़ा बढ़ सके। इसमें रिस्क होता है, लेकिन अपने हिसाब से आप रिस्क को चुन सकते हैं। हमने आपको बताया तो है ही कि अगर रिस्क कम करना है तो बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करिए और रिस्क ज्यादा करना है तो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। जहां तक बात ऑल्टरनेटिव की है तो ज्यादातर लोगों की राय होती है कि अगर आप दो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिनके बीच रिलेशन नहीं है तो वो ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा। लोगों की इस बात को आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर जुआ में पैसा लगाया जाए तो उसमें रिस्क है, रिटर्न आने का चांस भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो राय देने वाले लोगों के हिसाब से अगर आपको स्टॉक मार्केट का ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आपको जाकर जुआ में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन किताब द इन्वेस्टमेंट आंसर के लेखक गोल्डन मोरिया बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ऑल्टरनेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क काफी कम हो जाता है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, शेयर मार्केट अगर कभी क्लैश भी हुआ है तो कुछ समय बाद वो अच्छा खासा रिकवर भी हुआ है। आज से अगर पिछले 15 साल का आंकड़ा देखेंगे तो आप पाएंगे कि 15 साल में निफ्टी या सेंसेक्स ने हर साल एवरेज 13 से 15% रिटर्न दिए हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ेगी। लेखक बताते हैं ऑल्टरनेटिव की जरूरत 3 समय पर महसूस होती है। पहला, अगर आपको किसी से कर्ज के तौर पर बड़ी रकम चाहिए तो ऐसे में डर होता है कि अगर उस आदमी ने पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो वहां आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको उस फाइनेंस का दूसरा सोर्स बना के रखना चाहिए ताकि आपका काम ना रुके। वही अगर एक और एग्जाम्पल से इसे समझे तो अगर आप लगातार जुआ यानी लॉटरी खेलते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप हार जाएंगे। अगर आप लकी होंगे तभी लॉटरी में जीतने के चांस होंगे और ऐसे समय पर आपको ऑल्टरनेटिव की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि अगर आप जीते तो फिर तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप हारे तो फिर हो सकता है कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए या आपका दिवाला निकल जाए। इसलिए यहां भी आपको एक अलग से ऑल्टरनेटिव रखने की जरूरत है ताकि आप जुए में जीतो या हारो, आप पर उसका कोई खास असर ना पड़े। इसके अलावा लेखक यहां तीसरे ऑल्टरनेट पॉइंट के तौर पर बताते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो भी आपको ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट मुख्यतः लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही मार्केट में काफी हद तक सुरक्षित रह सकता है। मार्केट क्रैश में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है तो वो ट्रेडर को ही होता है। हालांकि ट्रेडिंग करके पैसा कमाना गलत नहीं है। इन्वेस्टर का मतलब है कि आप पैसे लगाकर लंबे टाइम के लिए उसे भूल जाओ, लेकिन ट्रेडर फुल टाइम जॉब की तरह पैसे को निकालते हैं, डालते हैं। ट्रेडर के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको स्टॉक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन लेखक बताते हैं कि शेयर मार्केट प्रेडिक्शन आसान नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें कई बार गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे टाइम में भी आपको अपने साथ एक ऑल्टरनेटिव लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में एक बार में ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
लेकिन लेखक बताते हैं अगर आप अपना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट केवल लंबे समय के लिए करते हैं तो आपको किसी ऑल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी भी दूसरे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको किसी ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़े। उदाहरण के तौर पर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं या बहुत तो आपको अपना पैसा बॉन्ड और म्यूचुअल फंड स्कीम में भी लगा कर रखना चाहिए, जो एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा। इसके अलावा आपको कमोडिटी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, जैसे तेल, सोना, चांदी, गैस, इन सारी अलग अलग चीजों में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। जब आप इन सब में अपना पैसा निवेश करेंगे तो ये सारी चीजें ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेंगी। आपको बता दें कि कमोडिटिव में इन्वेस्ट करना थोड़ा महंगा हो सकता है, मगर वक्त के साथ आपको फायदा ही होगा। कमोडिटी में हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर हम लोगों को 4 या 5 साल बाद ही दिखता है। कहने का मतलब है कि अगर आज दाम बढ़ेगा तो आपको इसका असर आज नहीं दिखेगा, लेकिन 2 साल बाद इसका असर दिखने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जब कमोडिटी में इन्वेस्ट करें, कम से कम 4 या 5 साल के लिए करें। इतने समय के बाद महंगाई थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी और इस तरह आपके कमोडिटी की कीमतें भी अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी, जिसे बेचने के बाद आपको बहुत अच्छा फायदा भी होगा। लेखक अपनी बुक में बताते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को ऑल्टरनेटिव की जरूरत तभी पड़ती है जब वो लगातार ट्रेडिंग कर रहा है या फिर बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन कर रहा है, वो भी तेजी से, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे हालात में ही ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की तो ऑल्टरनेटिव के बारे में मत सोचिए, बस अपना पैसा स्टॉक मार्केट में कुछ समय के लिए लगा दीजिए। शुरू में जब आप ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सीख रहे होंगे तो उस वक्त आपको ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप इन सारी चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा और आप सेफ होना चाहते हैं, तब आप ऑल्टरनेटिव के बारे में सोच सकते हैं। लंबे समय के लिए आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेखक कहते हैं जब आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा उसी टाइम आप ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचे। फिर आप अपने पैसों को डिवाइड करना शुरू कर दे। शेयर मार्केट में ही पैसे लगाए तो कई सारे अच्छे स्टॉक में पैसे लगाए। एक ही स्टॉक में आपका पूरा पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी लगाए। इसके अलावा आप कमोडिटी में, प्रॉपर्टी में भी जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब आप अमीर बन चुके हो और अब आपका मोटिव है लंबे समय तक अमीर बन के रहना। इसलिए रिस्क मिनिमाइज होना जरूरी है। शुरुआत में आप रिस्क ले भी सकते हो, लेकिन इस समय आपके लिए रिस्क लेना सही नहीं होगा। चलिए अब अगले एपिसोड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में कौन कौन से लोग कामयाबी पा सकते हैं। एवरीवन कैन सक्सीड। आज इस एपिसोड का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि हम आपको किस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। आसान भाषा में कहे तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पहली बार अपने कदम रखने जा रहे हैं तो आपको अपने मन में एक विश्वास बना लेना है कि आप कामयाब होंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे फील्ड है जहां कामयाब होने के लिए आपका ज्ञान नहीं देखा जाता। स्टॉक मार्केट उनमें से एक है। जिस आदमी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है वो भी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है और सफल हो सकता है। आपको कंपनी के बारे में समझना है कि अगर कोई कंपनी अपना सामान बेच रही है तो उसे आने वाले समय में फायदा हो सकता है या नुकसान। इसके लिए कुछ कॉमन सेंस की जरूरत है और कुछ रिसर्च करने की भी। इतना कोई भी आदमी कर सकता है। इस वजह से अपनी किताब द इन्वेस्टमेंट आंसर के जरिए लेखक हर किसी को कहते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में आप चले गए तो आप सफल ही होंगे। असफल होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इतना सुनने के बाद आपके मन में बहुत अलग अलग तरह के सवाल उमड़ रहे होंगे। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में स्टॉक मार्केट को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जाती है। हर कोई स्टॉक मार्केट को किसी जुआ या पैसा कमाने की किसी मशीन की तरह देखता है। हालांकि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट और पैसों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में पता चलता जा रहा है कि स्टॉक मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर आपको इतना समझना होगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी भी अफवाहें फैलाई गई है वो केवल उन लोगों के द्वारा फैलाई गई है जो अपने किसी गलती या बचकाने फैसले के कारण असफल हो गए और उसके बाद वो पूरे मार्केट को दोष दे रहे हैं। दोस्तों, हम फ्यूचर तो देख ही नहीं सकते,
इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपने पैसा लगाया और आपको नुकसान हो गया। वैसे जब आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके हाथों में सोने का कटोरा है और वो पैसे पर पैसा कमा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास जो था वो भी बिक चुका है। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए, ऐसा कहाँ नहीं है। आप चाहे इस दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू करें, आपको उस बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग भी मिल जाएंगे और उसी बिजनेस में बर्बाद हो चुके लोग भी। अगर नौकरी की बात करें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लगातार प्रमोशन पर प्रमोशन लेते जा रहे हैं और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें 20 साल से प्रमोशन ही नहीं मिला। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि अच्छा या बुरा देखने वाला आदमी हमेशा पीछे रह जाता है। आपको ये मानकर चलना होगा कि इस दुनिया में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ कुछ बुरा भी होगा, इसलिए आपको अच्छा और बुरा देखते हुए चलना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिर्फ फायदा ही होगा। आज तक जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनमें से आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसे सिर्फ फायदा ही हुआ हो। आप अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान तो होगा ही, इस बात की पूरी गारंटी है। मगर आप उस नुकसान के प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं, यही तय करेगा कि आप आगे कितना फायदा कमा पाएंगे। मान लीजिए आप किसी स्टॉक मार्केट की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते ही वो कंपनी घाटे में जाने लगी। अब कुछ लोग होंगे जो इस बात से डर जाएंगे, अपना फैसला लेकर भाग जाएंगे और जिंदगी भर स्टॉक मार्केट को गाली देते रहेंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपनी रिसर्च पर भरोसा होगा। उन्हें इस बात का यकीन होगा कि वो कंपनी आने वाले वक्त में मुनाफा देगी, तो ऐसे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं निकालेंगे। ये भी सच है कि कुछ लोगों को अपनी पहली रिसर्च पर इतना अधिक भरोसा नहीं होता है। अपनी किताब के जरिए राइटर लोगों को ये संदेश भी पहुंचाते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट के शुरुआती समय में किसी ब्रोकर या एडवाइजर के साथ मिलकर इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे कुछ पैसा लगाकर इन्वेस्ट करने के तरीके को सीखते रहिए। जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे और देखेंगे कि आपका रिसर्च काम कर रहा है या नहीं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो कॉन्फिडेंस आपको मार्केट के प्रेशर को हैंडल करना सिखाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट को हार या जीत वाले खेल की तरह नहीं देखना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोगों को लगता है कि वो इस खेल में हार रहे हैं और इसलिए वो खेल छोड़कर घर भाग जाते हैं। आपको इस खेल को एक कंपटीशन की तरह देखना है, जिसमें आपका कंपटीशन मार्केट से जुड़ा हुआ है। अगर मार्केट नुकसान में जा रहा है तो आपको ओवरऑल मार्केट कितना गिरा है और आपका इन्वेस्टमेंट कितना गिरा है इसको कंपेयर करना है। अगर दोनों एक जैसा है तो फिर डरने की बात ही नहीं है, बस आपको इंतजार करना है। हमें नहीं पता कि आपको इकोनॉमिक्स की कितनी समझ है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हो तो आपको इतना पता ही होगा कि किसी भी कैपिटल पर मिलने वाला रिटर्न हमेशा उस कैपिटल के कॉस्ट के इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को 2 रुपए में खरीदते हैं तो बहुत अच्छे सिचुएशन में जब आप उसको बेचोगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 मिलेगा। अगर इससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने किसी कीमती चीज को बहुत सस्ते दाम पर खरीदा है। इसके अलावा एक और नियम है कि पैसा तभी कमाया जा सकता है जब नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर, इंटेलेक्चुअल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल को एक साथ मिलाकर या तो किसी चीज को बेहतर बनाया जा रहा है और इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, या किसी नई चीज का आविष्कार किया जा रहा है। अगर बताया गया ये नियम आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। 1991 में भारत देश में प्रधानमंत्री लगातार बदल रहे थे। ये वो समय था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अचानक उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद नरसिम्हा राव का आना और बहुत जगहों पर विद्रोह का होना, इस तरह का बवाल देश में चल रहा था, जिस वजह से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर आप उस समय के स्टॉक मार्केट पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी भारत का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था। इकोनॉमिक्स के नियम आपको यही तो बताते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था और किसी नई चीज का आविष्कार और उसकी मार्केटिंग भी नहीं हो रही थी तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा था। यहां जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स के नियम पर गौर किया होगा वो लोग यहां से हट गए होंगे
और उन लोगों ने 1991 में हुए भयानक स्टॉक मार्केट क्रैश से खुद को बचा लिया होगा। देखिए, इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आप मार्केट को नहीं समझ सकते, इसके नियमों को याद नहीं रख सकते, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। जितना ज्यादा लंबे समय तक खेलेंगे, फायदा होने के चांस भी उतने ज्यादा ही होंगे। अगर तुरंत पैसा चाहिए और अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो आपको मार्केट के नियम को और रिसर्च करने के प्रोसेस को समझना ही होगा। इसमें वक्त लगेगा और शुरुआत छोटी रकम से करनी होगी। इतना समझने के बाद मार्केट में घुसने से पहले इस बात को भी याद रखिए कि यहां पर मुफ्त में कोई लंगर नहीं चल रहा है। आपने पैसा लगाया है, आपने रिसर्च किया है, और वो रिटर्न आपकी मजदूरी है। जिस तरह कंपनी में काम करने पर कंपनी आपको तनख्वाह देती है, उस तरह अच्छा रिसर्च करने और सही तरीके से सोचकर पैसा लगाने पर आपको तनख्वाह के रूप में अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए आपको समझना होगा कि जिसको ज्यादा रिटर्न मिलता है उसका काम है इन्वेस्ट करना, और जिसको कम रिटर्न मिलता है उसका शौक है इन्वेस्ट करना। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपना शौक बनाना चाहते हैं या अपना काम, ये आप खुद ही ढूंढेंगे। आसान सी बात है कि अगर आपको महंगाई से बचकर अपना घर चलाना है तो इन्वेस्ट करिए, और अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाना है तो घर में इन्वेस्टमेंट करने के कल्चर को छोड़ कर जाइए। इतना समझने के बाद लास्ट में इतना ही बताना चाहेंगे कि आपको हमेशा उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। कहने का मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर, यह आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में मत सोचिए। 1991 में हर्षद मेहता का स्कैम हो गया या 1999 का इंटरनेट बर्स्ट, आप मार्केट में इन सब को नहीं रोक सकते। इसलिए उस पर काम कीजिए जो आपके हाथ में है, मतलब अपना खर्चा, क्योंकि इन्वेस्ट कितना करना है ये तो आपके हाथ में है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कम पैसा इन्वेस्ट करिए, और अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इसका कारण क्या है, आपकी नॉलेज और रिसर्च या किसी दोस्त का दिया हुआ टिप। अगर आप अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई करेंगे और अपने पैसों को स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी जैसे अलग अलग जगह पर एसेट एलोकेशन करके रखेंगे, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। हमने इस बुक समरी में आपको जितनी जानकारी दी है उन सबको ध्यान में रखिए। और अगर किसी न्यूज चैनल के जरिए आपको पता चलता है कि आने वाले समय में किसी कंपनी का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, या फिर आपका कोई दोस्त अपने ग्रेट इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई किस्सा सुनाता है और आपको भी कोई टिप देता है, तो याद रखिए कि ये सब जुआ है। इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन जुआ खेलना नहीं। हो सकता है किसी दोस्त का दिया हुआ टिप या किसी न्यूज चैनल या पेपर में लिखा हुआ न्यूज आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा कर भी दे दे, मगर इन सारे टिप्स से आप कुछ समय के लिए ही पैसा कमा पाएंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने उस टिप पर अपना पैसा लगाया और उसके बाद वो एक स्कैम निकला जिसके बारे में सबको पता चल गया, तो आप या तो अपने दोस्त को गाली देंगे या फिर स्टॉक मार्केट को गाली देंगे। आपके पास रोने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि 2 रुपए कम ही कमाइए, मगर निश्चिंत होकर कमाइए, क्योंकि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको आने वाले समय में किसी बैंक के एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा। जरूरत पड़ने पर महंगाई के समय में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर सके। बस इन्वेस्टमेंट यही सिखाता है, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के सारे सवालों का यही जवाब देना है। ध्यान से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए, और केवल स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी अपना पैसा लगाइए, मगर ध्यान से रिसर्च करके। अगर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए, लेकिन किसी दोस्त के दिए टिप पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। एक और प्रो टिप है जो आपके बहुत काम आएगी, और उसके तहत हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्केट के बारे में जानकारी लेना बंद करिए। अगर आप रेगुलर ट्रेड नहीं करते हैं, केवल अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टीवी पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबरें देखना बंद कर दीजिए। न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट के बारे में घंटों पढ़ना बंद कर दीजिए। रिसर्च करते कैसे है, इसे आप यूट्यूब या किसी कोर्स के जरिए सीख सकते हैं, लेकिन हर समय कौन सा कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, ये सब जानना बंद कर दीजिए। आपके देखने या ना देखने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मार्केट को देखना बंद करिए। जब आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में पता लगाइए, सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए,
और उसके बाद कुछ समय के लिए भूल जाइए। जब आपको बीच में कभी अपने पैसों की याद आए तो एक बार देख जरूर लीजिए कि आपने जिस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उस कंपनी का हाल क्या है। अब तक आपने हमारे पूरे बुक समरी को सुना और समझा, तो उम्मीद करते हैं आप ये जान गए होंगे कि आज के समय में निवेश करना कितना जरूरी है। आज महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में बैंक ने एफडी पर मिलने वाला रिटर्न कम कर दिया है। अब पहले के जमाने की तरह आप बैंक में पैसा रखकर फायदा नहीं कमा सकते, इसलिए महंगाई और ज्यादा तकलीफ देने लग गई है। वैसे इसका एक सोल्यूशन है इन्वेस्टमेंट। आज भारत में हर किसी को इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूकता की जरूरत है। अगर आप दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे कुछ सफल देशों में इन्वेस्टमेंट आम बात है। वहां का लगभग हर नागरिक किसी न किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए वहां महंगाई का ज्यादा रोना नहीं रोया जाता। मगर भारत में आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार को जुआ मानकर बैठे हैं और अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। इस बुक समरी के जरिए आपको ये समझाया गया है कि कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। अपने जीवन में आप चाहे कितना भी पैसा कमाते हो, ये मानकर चलिए कि आपकी कमाई का 10% केवल इन्वेस्ट करने के लिए है। उस 10% को सैलरी मिलते ही शेयर या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल दो। उससे आपको कुछ दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, मगर एक दिन बड़ा बदलाव जरूर दिखेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहने से आपका पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ता है और एक दिन आपको बहुत बड़ा फायदा देता है। अगर आपको अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों की शादी करनी है, तो इसके लिए कुछ साल का इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्ट करना बहुत आसान है और आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में ही तो इस बुक समरी में बताया गया है। अब उम्मीद है आपने नोट्स बना ली होगी और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। आपके नए पैसे कमाने के दरवाजे को खोलने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो बुक समरी से इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही और भी बेहतरीन बुक समरी सुनने के लिए बने रहिए कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।